प्रोसेस, राइट। और उस प्रोसेस के अंदर हमने ये देखा, लाइक ओके लेट मी गो बैक अ लिटिल बिट। हमने जब प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट शुरू किया तो मैंने आपको एक प्रोजेक्ट कॉस्ट मैनेजमेंट का ओवरव्यू दिया था। आफ्टर दैट हमने अपना पहला प्रोसेस जो है कॉस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, दैट वाज प्लान कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ा। और उसके एंड पे वी गॉट अ कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान, ठीक है। और आपसे मैंने एक कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान शेयर भी किया हुआ है एज एन असाइनमेंट। आई होप उससे आपको आइडिया होगा कि हाउ टू राइट अ कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान। अच्छा, और हाउ टू यूज इट एक्चुअली ऑन अ प्रोजेक्ट। उसके बाद हमने दूसरा प्रोसेस पढ़ा एस्टिमेट कॉस्ट का। और इस एस्टिमेट कॉस्ट प्रोसेस से भी पहले मैंने दरमियान में आपको कुछ एस्टिमेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक्स थी जो आपको पढ़ाई थी। Then in the last lecture, we started off with the third process, that is determine budget, और हमारा प्लानिंग के अंदर कॉस्ट का आखिरी प्रोसेस है। इसके बाद जो फोर्थ प्रोसेस होगा दैट इज कंट्रोल कॉस्ट। ऑब्वियसली वो हमारे पास मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में आता है, ठीक है। सो डिटरमाइन बजट वाज द प्रोसेस जो हमने लास्ट उसमें किया। आई एम रियली सॉरी, माउस से इतने खूबसूरत मैं नहीं लिख सकता। अच्छा, अब डिटरमाइन बजट के अंदर इफ यू रिमेंबर लाइक एनी अदर प्रोसेस, हमने कहा कि इसके कुछ इनपुट्स होंगे और कुछ इसके टूल्स एंड टेक्निक्स या मेथड्स एंड मॉडल्स होंगे। और उसके बाद हम कहेंगे कि इससे हमें कुछ आउटपुट मिलेगा। और हमने एज यूजुअल हमने जो पढ़ना शुरू किया वो आउटपुट से पढ़ना शुरू किया, सो दैट पहले हमें क्लियर हो जाए कि हमें बनाना क्या है इस प्रोसेस के एंड पे, व्हाट डू वी गेट। ओनली देन हमें समझ आएगी कि अच्छा यार ये चीज बनाने के लिए दिस इज द इनपुट दैट इज रिक्वायर्ड, राइट। सो हमने आउटपुट से शुरू किया और आउटपुट में मैंने आपको कहा कि एक तो कॉस्ट बेसलाइन मिलती है। और आपको याद है कि मैंने बड़ा आपको एम्फेसिस के साथ एक चीज समझाई थी कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट पे अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट यूज कर रहे हैं तो फिर आपकी जो कॉस्ट बेसलाइन है वही आपकी स्कोप बेसलाइन एंड स्केजुअल बेसलाइन को भी कंबाइन कर देती है। और इन तीनों को कंबाइन टुगेदर हम क्या कहते हैं? चलें लिख देता हूँ, एब्रीविएशन लिख देता। हाँ, बजट एट एक्चुअल ये था। परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन। डिड वी कवर दैट? यस सर। जी सर। ठीक है, कॉस्ट Yes, बेसलाइन, sir. स्कोप बेसलाइन एंड स्केजुअल बेसलाइन कंबाइन टुगेदर अगर एक ही बेसलाइन में आ जाए यूजिंग अर्न वैल्यू मैनेजमेंट सिस्टम, तो यही हमारी परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन है। वो हम जब कंट्रोल कॉस्ट अभी शुरू करेंगे इंशाल्लाह, आज ही इंशाल्लाह इस लेक्चर में या जो मेकअप क्लास है उसमें, तो यू वुड सी के हम अपना ये किस तरह परफॉर्मेंस मेजर करते हैं यूजिंग a cost baseline that is established based on earned value management system। वैसे अगर earned value management system के अलावा कोई cost baseline आप बनाते हैं, कोई भी रेफरेंस बनाते हैं for your performance measurement, तो वो इस तरह तीनों baselines को combine नहीं करता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने कहा दूसरा जो है वो हमारे पास फंडिंग रिक्वायरमेंट्स आएंगी। और फंडिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में आपको पता है कि हमने कहा था कि हमारे पास पीरियोडिक फंडिंग रिक्वायरमेंट्स भी होती है और टोटल फंडिंग रिक्वायरमेंट्स भी होती है। और इसके अंदर cost baseline plus the management reserves of that time, if you remember, हमने इस तरह ड्रॉ किया था। हमने कहा था कि ये मेरी कॉस्ट बेसलाइन है, तो लेट्स से एट दिस पॉइंट फर्स्ट मंथ के ये मेरी कॉस्ट बेसलाइन है। और मैनेजमेंट रिजर्व यहाँ पे हमारे पास लेट्स से हमने एक्स्ट्रा 10,000 रखे हुए थे इन दैट एग्जांपल जो हमने लास्ट टाइम की थी। तो मैंने कहा था कि 2,000 लेट्स से आउट ऑफ दिस 10,000 जो मैनेजमेंट पूरे प्रोजेक्ट के लिए 2,000 हम यहाँ पे रख लेते हैं। एंड वी से कि ओके ये मेरे पास कॉस्ट बेस, सॉरी, ये मेरे पास फंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर द फर्स्ट मंथ एंड दैट इज लेट्स से 8,000 मेरे पास ये है कॉस्ट बेसलाइन, प्लस 2,000 जो है वो हमने और ऐड किया, तो 10,000 वुड बी फंडिंग रिक्वायरमेंट फॉर द फर्स्ट मंथ। इसी तरह सेकंड मंथ में हम ये कहते हैं कि यार ओके जो ओरिजिनल एस्टिमेट है दैट इज लेट्स से 16,000 और 20,000 प्लस अब 2,000 इस मंथ का और 2,000 अगले मंथ का, मींस 4,000 जो है वो मेरे पास आ जाता है। एंड दैट बिकम्स द फंडिंग रिक्वायरमेंट। सो फंडिंग रिक्वायरमेंट के अंदर बेसिकली बेसलाइन प्लस उस टाइम की, उस टाइम तक की कमुलेटिव मैनेजमेंट रिजर्व्स होती हैं। आई होप यू रिमेंबर दैट। यस सर।
ओके, सो हमने ये दो आउटपुट, मेजर आउटपुट जो है वो कवर कर लिए थे। और तीसरा एज यूजुअल कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स अपडेट होंगे यहाँ से। नाउ टुडे विल रिज्यूम आवर लेक्चर के कुछ डॉक्यूमेंट अपडेट हैं, उसके बाद फिर हम इनपुट पढ़ेंगे और फिर वो टूल्स एंड टेक्निक्स या मेथड एंड मॉडल्स, टूल्स एंड टेक्निक्स पहले कहे जाते थे, अब उनको मेथड एंड मॉडल्स का नाम दिया हुआ है, तो हम वो मेथड एंड मॉडल्स पढ़ेंगे। इनपुट के अंदर हम देखेंगे कि वो कौन से प्लान्स या आर्टिफैक्ट्स हैं या डॉक्यूमेंट्स हैं, या आर्टिफैक्ट्स ऑफ प्लान्स एंड डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन टुगेदर आर्टिफैक्ट्स कहा जाता है, जो हम कंसल्ट करेंगे, जो हम देखेंगे टू प्रिपेयर दिस आउटपुट बेसलाइन, फंडिंग रिक्वायरमेंट और डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए। और इसी तरह कौन से फैक्टर्स हैं जो हम कंसीडर करेंगे, और दो स्टैंडर्ड फैक्टर हर जगह पे हैं, ईईएफ एंड ओपीएस। ये दो ऐसी चीजें हैं जो हर प्रोसेस के अंदर आपने कंसीडर करनी ही करनी है। आप कोई भी प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हो, तो हर प्रोसेस के अंदर आपको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी देखने हैं, और उस प्रोसेस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, पास्ट प्रोजेक्ट का डाटा, पास्ट प्रोजेक्ट के टेम्पलेट्स या कोई अदरवाइज टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं, या पास्ट प्रोजेक्ट की लेसन लर्न्ड, वो आप जरूर देखते हैं। तो ये दो फैक्टर ईईएफ एंड ओपीएस तो अंडरस्टूड हैं कि आपने लाजमी कंसीडर करने हैं, और उसके अलावा कुछ आर्टिफैक्ट्स होते हैं जिसमें कुछ प्लान्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप वो भी कंसल्ट करते हो, एंड देन यू गो टू यू कुक योर आउटपुट। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलें जी। नेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं। ये कॉस्ट बेस लाइन था, ये पहला इनपुट था, इसके बारे में हमने बड़ी बात की थी। फिर फंडिंग रिक्वायरमेंट्स थी, और ये प्रोजेक्ट अपडेट्स हैं, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट्स या आर्टिफैक्ट अपडेट आप कह सकते हैं नाउ। इनके अंदर हम देखेंगे कि यार क्या क्या चीज़ें हैं जो आउटपुट पे अपडेट होती हैं। शायद हमने कवर किया था, बट जस्ट दिस नो हार्म कि हम इसको एक दफ़ा दोबारा देख लें। अच्छा, एक तो कॉस्ट एस्टीमेट अपडेट होते हैं। ये कॉस्ट एस्टीमेट क्यों अपडेट होंगे? लुक, मैंने आपको ये बताया कि हम ये स्क्रीन में बार-बार खुद ब्लैंक करता रहूँगा। मैंने आपको एक चीज़ ये बताई कि यार हम क्या करते हैं कि ये मेरे पास डब्ल्यूबीएस है, राइट? और इस डब्ल्यूबीएस के अंदर हमने कहा कि लेट्स से लोएस्ट लेवल जो है वो वर्क पैकेज का लेवल है। लेट्स से नहीं, होता ही लोएस्ट लेवल जो है वर्क पैकेज ही होता है। और हम ये कहते हैं कि यार उसके बाद फिर हम डब्ल्यूबीएस के बाद हम नीचे एक्टिविटीज डिफाइन करते हैं स्केजुलिंग के अंदर, कि हर हर वर्क पैकेज को कंप्लीट करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज रिक्वायर्ड है, राइट? अच्छा, और फिर हम इन एक्टिविटीज के एस्टिमेट लेते हैं, इजंट इट? हर इस एक्टिविटी का कितना एस्टिमेट है, इस एक्टिविटी का कितना है, इसका कितना है, एंड सो ऑन। और फिर उन एक्टिव, फॉर एग्जांपल इन सारे एस्टिमेट्स को मैं ऐड करूंगा, और ऐड करने के बाद ये मुझे वर्क पैकेज का टोटल एस्टिमेट मिल जाएगा। चाहे उसके अंदर कॉन्टीजेंसी रिजर्व शामिल हैं या नहीं शामिल, ये भी हमने लास्ट टाइम अच्छी तरह डिस्कस किया था। देयर आर टू वेज, या तो कॉन्टीजेंसी रिजर्व यहाँ पे ऐड कर दें या आखिर पे टोटल में ऐड कर लें। बहरहाल इसी तरह दूसरे वर्क पैकेज के अंदर जो एक्टिविटीज हैं, इनके एस्टिमेट्स को जब मैं ऐड करूंगा, तो ये मुझे इस वर्क पैकेज की कॉस्ट मिल जाएगी या कॉस्ट एस्टिमेट मिल जाएगा। फिर इन दोनों वर्क पैकेज के कॉस्ट एस्टिमेट को मैं ऐड करूंगा, तो मुझे इस डिलीवरेबल या इस कंट्रोल अकाउंट का एस्टिमेट मिल जाएगा। इसी तरह इधर से कुछ एस्टिमेट आएंगे, इधर से कुछ एस्टिमेट आएंगे, कंबाइंड टुगेदर हम अल्टीमेटली हमारे पास पूरे प्रोजेक्ट का एस्टिमेट आ जाएगा। इज इट क्लियर? ऐसा ही था ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, सो अब मैं चीजों को ऐड करके, इन एक्टिविटीज के कॉस्ट एस्टिमेट्स को ऐड करके मैं अपनी कॉस्ट बेसलाइन या फंडिंग रिक्वायरमेंट्स बता रहा हूँ। तो फिर कॉस्ट एस्टिमेट अपडेट क्यों होंगे? ये कॉस्ट एस्टिमेट तो हमने पहले लगाए थे पिछले प्रोसेस में, अब तो उनको ऐड करने का वक्त आ गया। देन अगेन आई एम सेइंग कि इस प्रोसेस में, बजट बनाने के प्रोसेस में, आपको एस्टिमेट्स जो हैं वो अपडेट करने पड़ते हैं। सो व्हाट्स द लॉजिक इन दैट? सर अगर कोई वेरिएंस वगैरह आ जाए इसलिए। अच्छा देखें, एक तो वेरिएंस एट दिस स्टेज तो नहीं आएगी। वेरिएंस होती है जब आप अपना बेसलाइन सेव कर लेते हो और फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस शुरू होती है। ठीक है, एक्चुअल प्रोजेक्ट शुरू होता है ना, तो फिर आप कहते हो कि यार हमने प्लान ये किया था, और वेरिएंस और जो एक्चुअल है वो इतना हुआ, तो इतनी वेरिएंस आ गई है। अभी तो एक्चुअल शुरू नहीं हुआ। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बेसलाइन तो अब हम बना रहे हैं, राइट? अच्छा देखें, दो चीजें हैं। एक तो ये कि आपको मैंने एक चीज बताई थी
चार्टर जब हमारा प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है, लाइक दिस इज इनिशिएटिंग प्रोसेस ग्रुप, जब हमारा प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है तो क्या होता है, यहाँ पे अपना चार्टर हमें इशू किया जाता है, ऐसे ही है। इस चार्टर के अंदर एक खास बजट हमारे ऊपर बजट बताया जाता है कि आपने लेट्स से ये प्रोजेक्ट 10 मिलियन में कंप्लीट करना है, राइट। अब ये जो 10 मिलियन में प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, एक तो हमारे ऊपर ये वाला कंस्ट्रेंट इम्पोज किया जाता है कि आपने इतने में काम करना है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि बाज दफा इसके अंदर आपको ये भी लिखा होता है कि यार 10 मिलियन इन टोटल, बट प्लीज इंश्योर कि किसी एक मंथ में खर्चा 2 मिलियन से ज्यादा ना हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरे पास फर्स्ट मंथ है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और टोटल अगर मैं कहता हूँ कि यार 1 मिलियन मेरा पहले की एक्सपेक्टेड कॉस्ट आई है, 3 मिलियन जो है वो दूसरे की कॉस्ट आई है, ठीक है, 2 मिलियन तीसरे की आई है, एंड इसी तरह 1 मिलियन इसकी आई है, एंड लेट्स से 2 मिलियन यहाँ पे है। तो अगर मैं टोटल देखूं इनका 1 + 3 4 to 6 7 एंड 9, टोटल ये 9 मिलियन में मेरा प्रोजेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स टोटल तो मेरा विद इन दिस लिमिट आ रहा है, राइट। लेकिन उनकी जो दूसरी कंडीशन चार्टर के अंदर लिखी हुई है या मेरे पे कंस्ट्रेंट इम्पोज किया हुआ है, वो ये है कि किसी भी एक मंथ का एक्सपेंस या प्लान 2 मिलियन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आई कैन नॉट अफोर्ड या ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट प्रोवाइड यू मोर देन 2 मिलियन इन एनी गिवन मंथ। अब इस केस में क्या हुआ कि ये जो 3 मिलियन है सेकेंड मंथ में, ये इसको वायलेट कर रहा है। तो इसके लिए हम, डू यू रिमेम्बर, कुछ याद है यस सर। क्या करते हैं? तो सर हम हमारा जो स्केड्यूल है वो स्ट्रेच हो जाता है, हम उसको नेक्स्ट मंथ के ऊपर कर देते हैं ऐसे कि एग्जैक्ट हमारी कॉस्ट एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। इसको हम कहते हैं फंडिंग लिमिट रिकंसिलिएशन। फंडिंग जी सर। लिमिट रिकंसिलिएशन, हम रिकंसाइल करते हैं अपने प्लान को विद एनी फंडिंग लिमिट जो हम पे इंपोज की गई हो। अब दो तरह की फंडिंग लिमिट्स हैं, एक तो ये कि टोटल फंड्स इतने हैं, और दूसरा ये कि पीरियोडिकली किसी एक मंथ में इससे ज्यादा एक्सपेंस ना हो। फाइन। तो अब जो सेकंड मंथ है वहां पे 3 मिलियन हो रहा था, वो है। तो हम क्या करेंगे, अपनी कुछ एक्टिविटीज जो इस मंथ में प्लान है उनको आगे मूव कर देंगे। जब आगे मूव करेंगे तो पूरा स्केड्यूल आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम कोशिश ये करेंगे कि ये विद इन 2 मिलियन का एस्टिमेट आ जाए। तो इसको हम कहते हैं कि पीरियोडिक जो फंडिंग लिमिट हम पे लगी हुई है, कि एक खास पीरियड में, एक खास मंथ में, एक खास वीक में या क्वार्टर में या ईयर में आपने इससे ज्यादा एक्सपेंस नहीं करना या बजट प्लान नहीं करना। तो हम उसके साथ अपने प्लान को रिकंसाइल कर देते हैं, उस लिमिट के अंदर आ जाते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस यस। सर। अच्छा, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, दूसरा ये हो सकता है कि यार मैंने जब इधर एस्टिमेट किया वट एवर, लाइक ये 2 मिलियन हो गया, ये भी 2 मिलियन हो गया, तो टोटल जो है वो बजट 11 मिलियन बन रहा है, ठीक है। अब ये जो 11 मिलियन बन रहा है वो टोटल जो मेरे पास बजट अलाउड था चार्टर के अंदर, उससे उसको एक्सीड कर रहा है, ऐसे ही है ना। तो फिर हम ये देखेंगे कि यार हम किस तरह अपने एस्टिमेट्स को रिवाइज करें कि हम इस चीजों को फिर हम किसी दूसरे एंगल से, किसी दूसरे मेथड से, किसी दूसरे वेंडर से प्रोक्योर करने की कोशिश करेंगे, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी ऑब्वियसली, विदाउट कटिंग द स्कोप। समटाइम्स स्कोप भी कट कर दिया जाता है, समटाइम्स विद द एग्रीमेंट ऑफ द कस्टमर और स्पॉन्सर हम स्कोप भी कट कर देते हैं। एट दिस स्टेज लेट्स से हमने 10 मिलियन का सोचा था, लेकिन जब आप प्लानिंग में आए, अब आप प्लानिंग कर रहे हो, ये सारे काम आप प्लानिंग में करते हैं, राइट। आपने अपना स्कोप, वो रिक्वायरमेंट गैदर की, रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद स्कोप स्टेटमेंट बनाई, स्कोप स्टेटमेंट के बाद WBS बनाया, उसके बाद हर वर्क पैकेज की एक्टिविटीज को डिफाइन किया, उनको सीक्वेंस एक्टिविटीज किया, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी का ड्यूरेशन का एस्टिमेट किया, फिर अपना स्केड्यूल की बेसलाइन बनाई, इसी तरह कॉस्ट का एस्टिमेट किया, और अब आप कॉस्ट की बेसलाइन बना रहे हो। तो ये सारे काम प्लानिंग में हो रहे हैं। तो इधर आके आपको पता चलता है कि यार वो जो चार्टर के अंदर मुझे लिमिट दी हुई थी, उसके अंदर ये जो काम है ये करना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब ये देखें, जो चार्टर के अंदर आपको बजट असाइन किया जाता है वो हाई लेवल रिक्वायरमेंट को सामने रख के किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको बताया जाता है जी कि आपने 7 मरले का घर बनाना है, उसके लिए 2 स्टोरी होगा, और
इस तरह की बेसिक मोटी-मोटी रिक्वायरमेंट्स हो जाती हैं। लेकिन जब आप एक्चुअल में यहाँ पे रिक्वायरमेंट गैदर करते हो, तो आपको पता चलता है कि वहाँ पे वो कोई स्पेशल टाइल्स हैं, वो लगवाने का कह देते हैं, कोई स्पेशल वुड है, वो लगाने का कह देते हैं। वो साथ में ये भी कहते हैं कि अर्थिंग भी होनी चाहिए और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो उसकी वजह से जब आप टोटल एस्टिमेट करते हो, तो वो पता चलता है कि वो तो 11 मिलियन बन रहा है, अगर ये सारे काम करवाने हैं, ये सारी रिक्वायरमेंट मीट करनी है। एट दिस स्टेज अब हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। एक चॉइस ये है कि हम अपने 3 चॉइसेस हैं रादर। एक तो ये कि हम अपने स्पॉन्सर को बताएँ, बल्कि स्पॉन्सर पे जाने से पहले हम कोशिश करें कि यार अपने एस्टीमेट्स को ज़रा देखें, अपनी रिक्वायरमेंट्स को ज़रा कुछ अपने तौर पे कस्टमर को सैटिस्फाई रखते हुए हम देखें कि यार कोई और तरीका है, कोई सस्ता तरीका है काम करने का विदाउट कॉम्प्रोमाइज़िंग ऑन क्वालिटी। इज़ देयर एनी वे कि मैं विदिन 10 मिलियन अपने बजट को ले आऊँ? जब आप ये सारी ट्राई कर लेते हो, लेट्स से फिर भी नहीं आता, तो फिर आप स्पॉन्सर के पास जाते हो और उसे ये कहते हो कि सर यू नीड टू टॉक टू कस्टमर। और उसमें या तो आप हमारा बजट बढ़ा दें, इसको 11 मिलियन कर लें। अगर ये नहीं होता, तो फिर कस्टमर को कहें कि या तो वो अपना बजट बढ़ा दे और या फिर यूँ कर दे कि फिलहाल उसे ये बताएँ कि हम स्कोप में से फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला काम अभी नहीं करते हैं। ये घरों में हमें आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन के वक़्त आप अमूमन कहते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पूरी फाइनल फिनिशिंग कर लो और जो टॉप फ्लोर है, उसपे पेंट वगैरह रहने दो, वो बाद में कर लेंगे, राइट? सो इस तरह का कुछ स्कोप के अंदर रिडक्शन करके हम बजट में अंदर आने की कोशिश करते हैं। बट ऑब्वियसली इट वुड डिपेंड ऑन वेरियस सिनेरियोज़ लाइक मैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हूँ, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बेरिया यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल बनाना है, हॉस्टल का कॉन्ट्रैक्ट इधर 10 मिलियन का हो गया है और यहाँ पे लेट्स से ये 13 मिलियन का हो गया है और जो बिल्डर है वो ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो जो अपना चार्टर इशू करता है तो वो अपने चार्टर में अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को कहता है कि 10 मिलियन में करो। लेकिन जब वो एस्टिमेट लगाता है तो 11 मिलियन हो जाता है। अब यहाँ पे पहले ही उसकी कोशिश ये होगी कि कॉस्ट एस्टिमेट रिवाइज़ करके विदिन 10 मिलियन आ जाए। ठीक है? तो ये वो वाली रिवीजन है, ये जो कॉस्ट एस्टिमेट के अपडेट हो रहे हैं, वो ये वाली रिवीजन है। लेकिन अगर फिर भी ये ना हो, तो फिर वो अपने स्पॉन्सर को कहता है कि सर 3 मिलियन आपका प्रॉफिट है। आपने कॉन्ट्रैक्ट करते हुए मुझे तो कंसल्ट नहीं किया था ऑब्वियसली, लेकिन ये है एस्टीमेट बनता मेरी तरफ से। मैंने पूरी कोशिश कर ली है, एस्टीमेट रिवाइज़ करके भी देख ली है, बट स्टिल आई डोंट थिंक कि ये 10 मिलियन में होगा। तो आप यूँ करें, अब आपने जो 3 मिलियन का प्रॉफिट रखा हुआ है, या तो उसको कट लगा के 11 मिलियन कर दें या कस्टमर को इनकार कर दें फिर, या फिर आप कस्टमर से एडिशनल पैसा ले लें कि ये रिक्वायरमेंट्स आपने बाद में ऐड की है या कुछ भी। ठीक है? तो वो डिपेंड करेगा सिनेरियो में कि क्या है। लेकिन यहाँ पे पहली कोशिश हमारी ये होती है कि हम अपनी जो टोटल फंडिंग लिमिट है उसको रिकंसाइल करने के लिए एस्टिमेट्स जो हैं वो रिवाइज़ कर लें। हम देखें कुछ और सस्ती जगहों से, सस्ते तरीकों से चीज़ें मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती। सो दैट्स व्हाई हियर इट इज़ रिटन कि हम अपने कॉस्ट एस्टिमेट्स को अपडेट करते हैं। अच्छा, इसके बाद प्रोजेक्ट स्केड्यूल है, सॉरी। अच्छा, इसके बाद है प्रोजेक्ट स्केड्यूल और स्केड्यूल क्यों अपडेट होगा? इसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी ना? प्रोजेक्ट स्केड्यूल और स्केड्यूल बेसलाइन में क्या फ़र्क है? हेलो, आर यू देयर? यार कोई एक तो जवाब दे दे भाई। Yes, sir. हमने प्रोजेक्ट स्केड्यूल और स्केड्यूल बेसलाइन का डिफरेंस पढ़ा था। जल्दी बताएं, टाइम नहीं है, बहुत पढ़ना है। सर पढ़ा था लेकिन भूल गया। हाँ, लेकिन पढ़ा था ना, मैंने पढ़ाया था। यस सर। ओके फाइन। यस सर, पढ़ा सर। एक्चुअल में पढ़ा था ना, प्रोजेक्ट स्केड्यूल वो लाइव डॉक्यूमेंट होता है। लाइक इन द बिगिनिंग हम एक स्केड्यूल मॉडल बनाते हैं, वो मैं पहले बता चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। लेट्स से उसके बाद हम एक स्केड्यूल बेसलाइन एस्टैब्लिश करते हैं कि ये एक्टिविटीज जो है ना इस तरह इस सीक्वेंस में इन दिनों में होनी है, राइट? अब ये जो मेरा प्रोजेक्ट का स्केड्यूल है, एक्टिविटीज जिन जिन डेट्स पे स्केड्यूल हुई हुई हैं, हम इसको लेट्स से ये फाइनल अप्रूव वर्जन है और इसको हम कहते हैं ये मेरी स्केड्यूल बेसलाइन बन गई। ठीक है? अब ये स्केड्यूल बेसलाइन तो बन गई, लेकिन उसके बाद जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है एक्चुअली शुरू में, तो प्रोजेक्ट स्केड्यूल वही है जो प्रोजेक्ट बेसलाइन है। हमारे सारे टास्क उसी तरह स्केड्यूल हुए हुए हैं, उन्हीं-उन्हीं डेट्स पे, जिस डेट्स पे बेसलाइन में है जब प्रोजेक्ट स्टार्ट। लेकिन लेट्स से पहली एक्टिविटी मेरी कंप्लीट होती है लेट थोड़ी-सी। जैसे ही एक्टिविटी थोड़ी लेट कंप्लीट होगी, बाकी एक्टिविटीज़ आगे पुश हो जाएँगी। अब
आगे पुश होंगी तो इस स्टेज पे अब जो मेरा नया स्केड्यूल होगा, अपडेटेड स्केड्यूल, ये साथ साथ आगे मूव करता जाएगा। मुझे अपनी चीजें इस पे के मुताबिक मैनेज करनी पड़ती हैं। प्रैक्टिकली मुझे अपनी चीजें इस नए स्केड्यूल के मुताबिक प्लान करनी पड़ती हैं। सो दैट मींस अब मेरा स्केड्यूल वुड कीप, ये है वो प्रोजेक्ट स्केड्यूल जो अपडेट होता रहता है साथ के साथ, राइट। स्केड्यूल साथ के साथ अपडेट होता रहता है। जब प्रोजेक्ट का एक्चुअल डाटा आप इस पे डालते हो कि इस दिन एक्चुअली प्रोजेक्ट ये एक्टिविटी स्टार्ट हुई और एक्चुअली इस दिन कंप्लीट हुई, तो उसकी वजह से अब नया स्केड्यूल ये है। तो शुरू में स्केड्यूल और बेसलाइन एक ही होता है, लेकिन उसके बाद स्केड्यूल आगे चला जाता है। अच्छा, अब बात ये है कि मैंने अभी आपको बताया सर बेस लाइन नहीं चेंज होती? बेसलाइन नहीं चेंज होती, बेसलाइन रिवाइज करवानी पड़ती है फॉर्मली। स्केड्यूल तो रन टाइम में चेंज होता रहता है ना। ये यानी जिस तरह सुने, अगर आपका स्केड्यूल आगे हो गया और आपकी सारी एक्टिविटीज आगे हो गई हैं तो आपने कंपेयर बेस लाइन से करना है, और बेस लाइन अगर पुरानी पड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। देखें अब कितना आगे हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3 टास्क लिखता हूँ। एक ये टास्क है, टास्क से मींस एक्टिविटी थी, एक ये एक्टिविटी है और एक ही एक्टिविटी है। अच्छा, अब पहली एक्टिविटी लेट होती है बेस लाइन के मुताबिक, इसको 1 जनवरी में होना है। ये मैंने आपको एग्जांपल लास्ट टाइम भी की थी, 15 जनवरी को, ये 16 जनवरी को शुरू होना है, 31 को खत्म होना है, ये 1 फेब को शुरू होना है और यहाँ पे 15 फेब को ये खत्म होना है। अच्छा, ये मेरी बेस लाइन थी। एक्चुअली जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो सक्सेसफुली हम इसको उसी दिन को स्टार्ट करने में कामयाब भी हो गए, ठीक है। और लेकिन जब इसको खत्म किया तो ये उस दिन को खत्म नहीं हुआ, लेट्स से ये 20th को खत्म हुआ जाके। अब ये 5 दिन की वेरिएंस आ रही है, क्योंकि बेस लाइन जो थी वो फिनिश होनी थी 15th में। ये बेस लाइन के मुताबिक इसको 15 को होना है, लेकिन ये एक्चुअली खत्म हुआ है 20th को। तो दैट मींस 5 दिन की वेरिएंस आ गई। अब ये 5 डेज की वेरिएंस बाज दफा आपके थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है। आप करेक्टिव एक्शन तो तब लोगे ना जब आपकी वेरिएंस बहुत ज्यादा होगी, ऐसे ही है ना। यस सर, वो अगर ये डिफाइन की हुई वेरिएंस होती है। वो डिफाइन की हुई है, अगर वेरिएंस एक्सेप्टेबल लिमिट के अंदर है तो ये स्केड्यूल आगे मूव करता जाएगा। लेकिन जब ये बहुत ज्यादा मूव कर जाएगा और चीजें बहुत ज्यादा अपनी बेस लाइन से हट जाएंगी, तो उस वक्त फिर हम एक चेंज रिक्वेस्ट डालेंगे कि नाउ वी नीड टू रिवाइज आवर बेस लाइन। ये इस बेस लाइन पे हम नहीं चल सकते। गॉट इट। फिर आप अपनी नई ओके, बेस यानी लाइन जो है जब वो तक हमारी वेरिएंस में लाई कर रही है तब तक हम उसको फॉलो करते रहेंगे। फॉलो करते रहेंगे हम, लेकिन स्केड्यूल तो ज़ाहिर चेंज होता रहेगा, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब बात ये है कि जब हम फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट्स ये अपनी बेस लाइन बना रहे होते हैं, तो उस वक्त बेस लाइन और स्केड्यूल एक ही होता है, ऐसे ही है ना। वही स्केड्यूल है, वही बेस लाइन है। एक्टिविटीज उसी तरह स्केड्यूल हुई हुई है और उसी तरह वही हमारी बेस लाइन के तौर पर सेव भी हुई हुई है। लेकिन प्लानिंग के अंदर आपको याद होगा हमने ये कहा था कि प्लानिंग के अंदर हम बार बार प्लानिंग करते हैं। हम बार बार अपना लाइक एवरी 2 मंथ्स 3 मंथ्स हम अपने एस्टिमेट रिवाइज करके अपनी बेस लाइन दोबारा बना रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। यस सर। Yes. तो उस वक्त अगर कोई बेस लाइन को एज अ रेफरेंस ले ले, जबकि 3 महीने गुजर चुके हैं, तो डू यू थिंक कि वो रियलिस्टिक बात होगी? बेस लाइन तो कहीं पीछे रह गई, Yeah. ठीक है। तो अच्छा, अब शुरू में, अब आप देखें यहाँ पे शुरू में तो हमने बड़ा इंश्योर किया। जब पहली दफा बेसलाइन बनाई तो वो जो 2 मिलियन वाली है लिमिट, वो हमने इंश्योर करा ली, हो गई। लेकिन अब एक्टिविटीज आगे पुश होती जा रही हैं, नए स्केड्यूल के मुताबिक एक्टिविटीज आगे चलती जा रही हैं। अब उस वजह से अगर किसी जगह पे यहाँ पे 3 मिलियन पे पहुंच गई है बात, या 4 मिलियन पे पहुंच गई है, तो डोंट यू थिंक कि हमें दोबारा रिकंसाइल करना पड़ेगा इस चीज को भी, यस। है ना। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेसेस जितने भी आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इनको आपने 2 एंगल से देखना है। एक, वो जो फर्स्ट टाइम प्लानिंग कर रहे होते हैं वो वाला, ये मैंने आपको बताया था पहले। फर्स्ट टाइम जब आप प्लानिंग कर रहे होते हो तो उस वक्त तो चीजें सिंपल होती हैं, लेकिन मैंने आपको कहा था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी बने ही नहीं होते। लेकिन सेकंड टाइम जब आप प्लानिंग करते हो, मींस अपनी प्लानिंग को रिवाइज करते हो, उसकी मैंने क्या क्या कंडीशंस बताई थी, प्लानिंग कब कब रिवाइज करते हो? हाय 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 हाय, क्या होगा। ये बेस्ट क्लास का ये हाल है। अच्छा, लक मैंने आपको कहा था कि यार आपने कुछ प्लानिंग पैकेज छोड़े होते हैं खुद से, कि जब रिक्वायरमेंट्स या क्लैरिटी आएगी तो हम प्लानिंग पैकेज को बाद में प्लान करेंगे। डू यू रिमेम्बर दैट? Yes, sir. यस। तो जब
प्रोग्रेसिव Back एलैबोरेशन, to planning. एग्जैक्टली तो आप एक तो वो उस वजह से करोगे, दूसरा ये कि आपको बाद में रियलाइज होता है दैट वी हैव मिस समथिंग आउट, ओहो यार ये तो हमने प्लान ही नहीं किया, ये हिस्सा ये पार्ट टोटल रह गया। जैसे ही आप उसको याद आएगा तो प्लानिंग फिर भी रिवाइज होगी। इसी तरह मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में जब आप जाते हो, वो आप आगे देखोगे कि अपनी परफॉर्मेंस जब आपको नजर आता है कि यार मेरी चीजें, अभी हमने बात भी की कि मेरा स्केड्यूल इतना डिस्टर्ब हो गया है कि अब ओरिजिनल बेसलाइन इंटैक्ट नहीं रही, बात वेरिएंस से बाहर वो जो वेरिएंस है उससे आगे चली गई है, तो अगेन आपको दोबारा से रिवाइज करनी पड़ती है चीजें। ठीक है, तो दैट मींस ये जो कॉस्ट बेसलाइन बनाने का प्रोसेस है या बजट बनाने का प्रोसेस है, एक तो आप शुरू में करोगे, उसके बाद फिर आप बाद में भी रिवाइज करते रहोगे, करेक्ट? यस अच्छा, इसी तरह कॉस्ट एस्टिमेट एक शुरू में करोगे और बाद में भी रिवाइज करते रहोगे, ये भी हमने पढ़ा था, ऐसे ही है ना? ऐसा ही है। जी सर। ओके, सो दैट मींस विल कीप रिपीटिंग दिस। तो फर्स्ट टाइम तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता डॉक्यूमेंट्स के अंदर कि मेरे बेस लाइन रिवाइज करनी है, तो बेस लाइन हर दफा रिवाइज नहीं होती। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको स्केड्यूल भी रिवाइज करना पड़ता है उस रिकंसिलिएशन की वजह से। ठीक है, शुरू में अगर आप पहली दफा प्लानिंग कर रहे हैं तो स्केड्यूल एंड बेस लाइन बोथ आर सेम, करेक्ट? यस अच्छा, बाद में आप करते हैं तो फिर बेसलाइन से करना तो फायदेमंद नहीं होगा, आपको लेटेस्ट स्केड्यूल से रिकंसाइल करना चाहिए ना। एक्चुअल सिनेरियो तो आप स्केड्यूल रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यस सर, क्योंकि आप आगे निकल गए हम। आप आगे निकल गए हैं, ठीक है। सो इसलिए उन्होंने इसका अपडेट रखा हुआ है, तो बेसलाइन तो रिवाइज होगी थ्रू चेंज रिक्वेस्ट, उसका केस ही सेपरेट है। अच्छा, अगला डॉक्यूमेंट जो अपडेट है दैट इज रिस्क रजिस्टर, और मैंने आपको कहा कि इसी के साथ आप अजम्पशन लॉग भी यहाँ पे ऐड कर लें, और इसी के साथ आप यहाँ पे लेसन एंड रजिस्टर भी ऐड कर लें। वो चाहे लिखा हुआ या नहीं लिखा हुआ, ये तीन डॉक्यूमेंट्स वुड ऑलवेज बी देयर, तीन आर्टिफैक्ट्स हमेशा रहेंगे। रिस्क रजिस्टर, सेकंड इज assumption log, एंड थर्ड इज लेसन लेसन लर्न। लर्न। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी प्रोसेस आप कर रहे हो, उस प्रोसेस से रिलेटेड रिस्क, उस प्रोसेस से रिलेटेड assumption एंड कंस्ट्रेंट्स, उस प्रोसेस के अंदर हासिल किए गए लेसन लर्न, ये जरूर अपडेट होते हैं। न्यू रिस्क जो आप आइडेंटिफाई करते हैं, पुराने कंस्ट्रेंट लिफ्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल शुरू में मैं कहता हूं, पहले दिन मैंने आपको अनाउंस किया था कोई डेडलाइन एक्सीड नहीं होगी, कोई एक्सटेंशन आपको डेडलाइन असाइनमेंट्स की नहीं मिलेगी, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको अंदाजा होता है कि यार अब करनी पड़ेगी, देयर इज नो वे आउट। ठीक है, ये नहीं कर रहे हैं, इनके लिए मसला होगा, इनका फ्यूचर खराब हो जाएगा, चलो अब कर देते हैं। तो पहले मैंने जो कंस्ट्रेंट लगाई हुई थी वो कंस्ट्रेंट मैंने खुद ही लिफ्ट कर ली, या अदरवाइज किसी वजह से लिफ्ट हो गई। सो ये जो कंस्ट्रेंट हैं वो रिवाइज होते रहते हैं, पुराने कंस्ट्रेंट खत्म हो जाते हैं, नए कंस्ट्रेंट लग जाते हैं। तो इसी तरह पुरानी अजम्पशंस वैलिड नहीं रहती, नए अजम्पशंस ऐड हो जाती हैं, वगैरह वगैरह। और इसी तरह नए लेसन लर्न जैसे ही आप इस प्रोसेस के दौरान देखते हो तो फिर आप इनको अपडेट कर दोगे, राइट? सो ये था हमारा आउटपुट ऑफ दिस प्रोसेस। लेकिन अब तीन चीजें हमने देखी, जो अपडेट्स है ना, ये बाय प्रोडक्ट्स है, ये ओरिजिनल इंटेंशन नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस करते हुए ये तीनों अपडेट हो जाते हैं। असल जो मकसद है वो तो ये दो चीजें बनाना है, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स का पता करना एंड कॉस्ट बेसलाइन बनाना, करेक्ट? लेकिन ये करते हुए ये तीसरी जो चीजें हैं, ये ऑटोमेटिकली बाय प्रोडक्ट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये अपडेट हो जाए। इज इट क्लियर? यस सर। और हो सकता है अपडेट की जरूरत ही ना पड़े, सब कुछ सही चला जाए। ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन पर्पस इस प्रोसेस का है वो ये दो चीजें बनाना है, एक है कॉस्ट बेस लाइन और एक क्या है, फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक हो गया जी? यस सर। ओके, अब कॉस्ट बेसलाइन एंड फंडिंग रिक्वायरमेंट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी, या बजट डिटरमाइन करने के लिए फॉर दैट मैटर क्या क्या देखना पड़ेगा। एक तो हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान कंसल्ट करना पड़ेगा, लेकिन पूरे का पूरा प्लान, वो 12 प्लान एंड 3 बेसलाइन सारे नहीं, एक तो हमें कॉस्ट बेस्ड मैनेजमेंट प्लान उसमें से देखना होगा। व्हाई कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान? क्योंकि यही तो वो प्लान है जो हमें ये बताता है कि एस्टिमेट कैसे होंगे, जो हमें ये बताता है कि डिटरमाइन बजट कैसे होगा, जो हमें ये बताता है कि कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, तो कॉस्ट के बाकी टोटल 4 प्रोसेसेस हैं, पहला प्लान वाला है और बाकी 3 ये हैं। तो बाकी तीनों प्रोसेस कैसे होंगे वो इसी प्लान के अंदर लिखा हुआ है, करेक्ट? तो ये बजट बनाने के लिए यहाँ पे हमें
कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान विल गाइड अस। रिसोर्सेज का मैनेजमेंट प्लान क्यों चाहिए? रिसोर्सेज का मैनेजमेंट प्लान इसलिए चाहिए क्योंकि ये रिसोर्सेज की ही तो कॉस्ट एस्टिमेशन है जो हमने करनी है। जब आप स्पेशली रिकंसाइल करते हो, स्पेशली रिकंसाइल करते वक्त आपने एक एक्टिविटी इस मंथ में प्लान की हुई थी, अब आप उस एक्टिविटी को आगे ले जा रहे हो सकता है इस एक्टिविटीज के लिए आपको 3 बुलडोजर चाहिए हो या आपको कुछ इंजीनियर्स चाहिए हो, जो रिसोर्सेज इस मंथ में अवेलेबल ही नहीं है। तो यू नीड टू चेक कि जब आप रिकंसाइल करते हो, स्केड्यूल को आगे पीछे करते हो, तो उस वक्त रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। करेक्ट? एंड Yes, sir. why do you need scope baseline? Because इसी scope baseline में तो WBS है, और उसी WBS को तो हमने ऐड अप करके अपने बजट एस्टिमेट बनाने हैं, ऐसे ही है ना? ठीक है। Yes, sir. तो ये तीनों चीजें हम कंसल्ट करेंगे फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। और मैंने क्या कहा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर 12 प्लान्स हैं, 3 बेसलाइंस हैं, लेकिन उन 12 प्लान में से हम सिर्फ 2 प्लान्स यहाँ पे चेक करते हैं और एक बेसलाइन जो है उसको देख लेते हैं। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, मुझे बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स देखने हैं। अब ये स्पेशली उस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है कि यार जब आपने अपना बजट रिकंसाइल करना है, ठीक है, वो 10 मिलियन का बजट था, आपके एस्टिमेट आ रहे हैं 11 मिलियन के, तो नाउ यू वुड लाइक टू सी कि यार जरा एस्टिमेट्स को दोबारा चेक करो। हो सकता है उसके साथ जो डिटेल्स लिखी हुई हैं वहां से हमें कुछ मार्जिन मिल जाए कि इसने जब एस्टिमेट लगाया था तो उसने ये सोच के एस्टिमेट लगाया था, ये बेसिस थी उसके एस्टिमेट की, तो हो सकता है हम उसमें कुछ ऐसा मार्जिन हो कि हम अपने एस्टिमेट्स को शॉर्ट कर सके। करेक्ट? Yes, sir. यस सर। ओके। उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेट्स क्यों चाहिए? यही तो एस्टिमेट है जिनको हमने ऐड करना है, तो ये मुझे इनपुट पे चाहिए होंगे, इनको ऐड करके ही तो मैं ऊपर अपना बजट बनाऊंगा। फिर स्केड्यूल क्यों चाहिए? ये मैंने अभी आपको बड़ी डिटेल में बताया कि इनपुट पे स्केड्यूल इसलिए चाहिए कि आपके टास्क को हमने वो जो एस्टिमेट्स हैं किस मंथ में कौन से एक्टिविटीज हो रही हैं वो स्केड्यूल के मुताबिक हम मंथली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओनली देन वी कैन गेट अ टाइम फेज्ड वर्जन ऑफ द बेसलाइन। आपको याद होगा बेसलाइन में हमने कहा था इट इज एन अप्रूव्ड वर्जन ऑफ द टाइम फेज्ड बजट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो वो जो टाइम फेज्ड है, और हमने ये ओवरव्यू में भी देखा, पिछले लेक्चर में भी देखा कि किस तरह हम मैप करते हैं स्केड्यूल को ओवर एस्टिमेट्स। करेक्ट? एक दो को तो यस नो करना पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए, आपस में बारियां लगा लें ये जैसे मर्जी है। Yes, sir. अच्छा, ओके। नो जी जी, ओके, यस सर। ये सीआर तो नहीं थे? नहीं सर, राहिल। ओके, राहिल सर। ओके जी, अच्छा। रिस्क रजिस्टर, रिस्क रजिस्टर अगेन एट इनपुट है, और इसके अलावा दो और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं इनपुट पे, अभी हमने दोबारा रिवाइज भी किए थे थोड़ी देर पहले, अजम्पशन लॉग एंड Function log और लेसन लर्न। lesson learned register. ठीक, ओके जी। सो ये दो तीन मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स, या अब इनको आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, आप कैंडी इनको आर्टिफैक्ट्स ही बोला करें मुझे, क्योंकि पुरानी आदत 6-7 साल से है तो वो मैं डॉक्यूमेंट्स कह जाता हूँ, बट बेसिकली दीज आर आर्टिफैक्ट्स। करेक्ट? इसके Yes, sir. अलावा बिजनेस डॉक्यूमेंट्स भी कंसल्ट करते हैं। पहली बात तो ये कि बिजनेस डॉक्यूमेंट्स क्या है। देखिए, अब ये जो बिजनेस डॉक्यूमेंट्स है ना, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करते हैं। आपको एफओपीएम में भी पढ़ाया गया होगा, कुछ स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कौन कौन से थे? वो ना हर इंडस्ट्री पे वेरी करते हैं, हाँ, लेकिन लेकिन जनरली स्पीकिंग अगर मैं ये कहूँ ना, एक होता है बिजनेस केस, राइट? बिजनेस यस केस। सर। यस और दूसरा है बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान, मैं इसको प्लान। छोटा ही लिख रहा हूँ, बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान। ठीक है। अच्छा, बिजनेस केस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर वो सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि एक प्रोजेक्ट क्यों स्टार्ट किया गया, इसका मेन मकसद क्या था, कौन सी नीड ये पूरी करेगा, उसके बाद हमारे पास ये करने के क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल थे, हमने कौन सा वो जो फिजिबिलिटी टाइप जैसी चीजें होती हैं वो इसके अंदर आएगी, ऑल्टरनेटिव्स में से हमने कौन सा चूज किया है, और जो उसकी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है, या वो जो हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू और पे बैक पीरियड, वो जो सारी फिजिबिलिटी की चीजें थी, with the purpose of the project, origin of the project, why a particular project was started, पूरा केस प्रपोजल जो है वो इसके अंदर लिखा होता है कि why our sorry we chose this project to be part of our business।
ठीक है, तो एक पूरा बिजनेस केस आप बनाते हो। तो ये एक डॉक्यूमेंट है, स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट कह लें या इसको बिजनेस डॉक्यूमेंट कहते हैं। और दूसरा है बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान। बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान का पूरा फोकस है बेनिफिट्स पे, पूरा फोकस है बेनिफिट्स पे। फॉर एग्जांपल हमारे क्या क्या बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। अच्छा, उसके बाद किस किस टाइम पे ये बेनिफिट्स हम रीप करेंगे, हमें मिलेंगे, और कौन होगा और या क्या मैकेनिज्म होगा कि हम उन बेनिफिट्स को एक्चुअली कैप्चर भी कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल मैंने पहले भी कभी दी थी, लेकिन फिर एक दफा बताता हूँ। लेट्स से हम गांव देहात में एक स्कूल खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं एट डिफरेंट स्टेजेस। मैं ये कहता हूँ कि जब ये स्कूल बनेगा तो कुछ वहां पे मजदूरों को दिहाड़ी मिल जाएगी, एक तो ये है। दूसरा, इमीडिएट बेनिफिट स्कूल बनने की कंप्लीशन के बाद ये होगा कि लोकल जो, लेट्स से हम बच्चियों के लिए बना रहे हैं, तो लोकल जो पढ़ी लिखी खवातीन है वहां पे उनको एक बाइज्जत रोजगार मिल जाएगा और लोकल पॉपुलेशन की बच्चियों को एजुकेशन मिल जाएगी। करेक्ट? सर इसमें बेनिफिट हम ऑर्गेनाइजेशन का नहीं देखें कि हमारा बिजनेस बढ़ेगा और हाँ हाँ, अब यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ये एक एनजीओ का प्रोजेक्ट है ना, जो मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका ओके। प्रॉफिट तो नहीं होगा ना, उसका तो प्रॉफिट नहीं होगा ना, उसका तो पर्पस और है। ठीक है, मैं यही बता रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरे इस एग्जांपल में आप कहते हो कि बच्चियों का वो, या चले ओवरऑल इन जनरल जेंडर वो लेस हम कर बात कर लेते हैं कि वहाँ पे लोकल पॉपुलेशन को एजुकेशन मिलेगी। अच्छा, फिर जब बच्चे वहां से ग्रेजुएट होंगे तो अगला बेनिफिट 10 साल बाद आएगा कि जब वो अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाएंगे। फिर उससे अगला बेनिफिट आएगा कि उन वो अच्छे हमारे जो पॉलिसी मेकिंग के या अदरवाइज इदारे हैं वहाँ पे उनको जॉब्स मिलेंगी। और फिर उसके बाद 25-30 साल बाद उनका बेनिफिट आएगा जब वो वाकई उन पोजीशंस पे पहुंचेंगे जहाँ पे इट विल मेक डिफरेंस। उनके फैसले एक्चुअल में अपने गांव देहात को सामने रखते हुए जो महरूम तबके हैं या वैसे अदरवाइज लेस फैसिलिटीज वाले एरियाज हैं उनको अपलिफ्ट होगी। सो यू सी डिफरेंट बेनिफिट्स एट डिफरेंट स्टेजेस आपको मिलते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, जैसे अगर प्रॉफिट, क्योंकि हमारा ज्यादातर वो फोकस जो है वो प्रॉफिट जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस पे है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली वो यही देखते हैं कि इमीडिएट बेनिफिट क्या होगा। उसके बाद फॉर एग्जांपल हम एक नया प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम कहते हैं इमीडिएट बेनिफिट ये होगा, इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद इमीडिएट क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी तो हम मार्केटिंग खुल के कर सकते हैं और हम मजीद सेल्स बढ़ा लेंगे। सेल्स बढ़ाएंगे तो फिर नेक्स्ट बेनिफिट ये होगा कि प्रॉफिट आएंगे। प्रॉफिट आए तो आगे चीजें बढ़ाते रहते हैं। सो यू सी ये पूरा बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान बनता है। अच्छा, ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको फिलहाल मतलब मैंने एक आपको आइडिया दे दिया कि बिजनेस केस क्या है और बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान क्या है। बट पॉइंट ये है, इसका बजट के साथ क्या लेना देना है। आप जब बजट बना रहे हैं तो ये पॉइंट, ये इन दोनों को देखना क्यों जरूरी हो गया। सर, क्योंकि बिजनेस केस एक ओवरव्यू दे देगा सबका कि हमने क्या क्या चीज हमने करनी है शायद। और हम्म। बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान जैसे हम एक कॉस्ट टू बेनिफिट रेशो वाला जो चीज होती है कि जिसमें हमें पता होगा कि हम अगर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें आगे प्रॉफिट क्या होगा, तो उस वजह से शायद। अच्छा देखें, स्पेशली एक डिसीजन, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, यू आर राइट, यू आर राइट, लेकिन बजट के साथ ना स्पेशल लिंक इसका ये है, स्पेसिफिकली उस वक्त मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि यार चार्टर के अंदर कहा कि 10 मिलियन में काम करो, राइट। और मैंने जब एस्टिमेट किए प्लानिंग के अंदर आके यहाँ पे बजट बनाया तो मेरे पास एस्टिमेट आ रहा है 11 मिलियन का। ऐसे ही है। अब एट दिस स्टेज मुझे ये जरूर देखना पड़ेगा कि मैंने पूरी कोशिश कर ली, एस्टिमेट रिवाइज भी कर लिया, लेकिन मैं 11 मिलियन से नीचे नहीं जा पा रहा। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि मुझे अब अपने प्रोजेक्ट के ओरिजिन की तरफ जाना है कि क्या मुझे अब ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू करना भी पड़े चाहिए या नहीं। अगर तो ये कोई ऐसा है, जैसे वो बैरिया हॉस्टल की हम बार बार करता हूँ, वहां पे लेट से बैरिया यूनिवर्सिटी के साथ मेरा कॉन्टेक्ट हुआ है 11 मिलियन का या 11.5 मिलियन का या फॉर दैट मैटर 12 मिलियन का। ऑर्गेनाइजेशन ये सोचा था कि यार, अब बिजनेस केस के अंदर ये लिखा हुआ है कि वी वांट टू गेट इनटू एनी गवर्नमेंट सेक्टर, लेट्स से बैरिया को गवर्नमेंट सेक्टर बना लेते हैं, एनी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी, सो दैट उसके बाद हम गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो है ना मजीद बिड्स
करने के काबिल हो जाएं, वहां पे हम कॉन्ट्रैक्टिंग, तो इस दफा प्रॉफिट कम रख लेते हैं, राइट। इस दफा प्रॉफिट बस 2 मिलियन इज एनफ, इससे ज्यादा हम नहीं सोचते। लेकिन अब इधर जो हालात नजर आ रहे हैं वो तो 2 मिलियन भी नहीं हो रहा, राइट। अब तो 1 मिलियन बचेगा प्रॉफिट। तो एट दिस स्टेज हमें पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट वो आइडिया होना चाहिए, हमें जो जो बेनिफिट एक्सपेक्टेड है वो आइडिया होना चाहिए। ओनली देन विल, ऑब्वियसली ये डिसीजन प्रोजेक्ट मैनेजर का नहीं होगा, ये मैनेजमेंट का होगा कि यार हमें ये प्रोजेक्ट अब आगे कैरी ऑन करना है या नहीं करना। तो जब भी बात यहाँ तक आ जाए कि आपको ये लगे कि मुझे अपना चार्टर या ओरिजिन पड़ रहा है, तो दैट मीन्स थिंग्स आर नॉट इन गुड शेप। अब बात ये आना शुरू हो गई है कि प्रोजेक्ट को आगे चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, ये वो वाला लेवल है, करेक्ट। यस सर। सर अच्छा, अब इनिशियल प्लानिंग में एक दफा तो शायद जरूरत ना हो, लेकिन शुरू में हमने 11 मिलियन रखा, उस वक्त उन्होंने कहा ठीक है यार कर लेते हैं। बाद में बजट रिवाइज हुआ, अगली दफा जब प्लानिंग हो रही थी, या मतलब जब हम सारी चीजें, उस वक्त 11.5 मिलियन हो गया, या उस वक्त हो ही 12 मिलियन गया। अब क्या होगा, अब मजीद इन्वेस्टमेंट की जाए या ना की जाए। तो उसके लिए हमें बिजनेस केस और बेनिफिट मैनेजमेंट प्लान देखने की जरूरत पड़ती है। फाइन, Yes, sir. ओके। सो ये तो हमने कर लिया। अच्छा, एग्रीमेंट्स इसी तरह, यही जो कंडीशन है, ये बहरिया यूनिवर्सिटी वाला हम जो हॉस्टल की बात करते हैं, इसके अंदर अगर आप देखें, बहरिया यूनिवर्सिटी का ये हॉस्टल बनना है तो BUIC का इस्लामाबाद कैंपस, या सॉरी, इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी वेंडर के साथ, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी वाले के साथ जो इनके लिए हॉस्टल बना रहा है। इन दोनों के दरमियान एग्रीमेंट हुआ है। ये एग्रीमेंट कितने में हुआ है, अभी हम बात कर रहे थे ना 11 मिलियन में हुआ है। सो अगर वो इस एग्रीमेंट को कैंसिल करते हैं, टर्मिनेट करते हैं, क्या कोई ऐसी क्लॉजेस उस एग्रीमेंट के अंदर हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो उसकी पेनल्टी क्या होगी? ये कंसीडर किए बगैर तो आप अपने बजट्स को नहीं, वो एक्सट्रीम कंडीशंस में इनकी जरूरत होती है, ऐसे ही है ना, यस सर। है ना। Yes. तो इसका मतलब एग्रीमेंट्स भी आपको देखने पड़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है? Binding होते हैं sir contracts. लीगल लीगल बाइंडिंग Contracts होता है, लीगल, binding होते हैं, agreements binding नहीं होते. ठीक है, लीगल बाइंडिंग होती है, एग्रीमेंट्स कोई वादे हदीस नहीं होते। एग्रीमेंट्स जो है लीगल बाइंडिंग नहीं होती है, ठीक है, अदरवाइज बाइंडिंग होती जरूर है, ऐसा ना कहा करें। हाई कैरेक्टर एक्सपेक्ट्स के आपके अल्फाज का इंसान को ना वो पास रखना चाहिए। लोग Legal binding एग्रीमेंट, होते हैं, sir. हाँ लीगल नहीं होती, राइट। अच्छा, एग्रीमेंट इज एनीथिंग कि दो पार्टीज आपस में किसी एक इंटेंशन या इरादे पर एग्री कर गए, ठीक है। मसलन आज हमारा एक वर्बल एग्रीमेंट हुआ है आप लोगों के साथ मेरा, हम शाम को ऑनलाइन क्लास ले लेंगे, करेक्ट। यस सर। अच्छा, हमारा ये एग्रीमेंट है, हम वी एग्रीड टू दिस। अच्छा, एक और चले, मुझे ये बताएं, एग्रीड टू, एग्रीड विद एंड एग्री ऑन, इन तीनों में क्या फर्क है? एग्री टू, एग्री विद एंड एग्री ऑन। चलिए, अंग्रेजी की क्लास नहीं है तो, लेकिन इसको देखिएगा जरूर, ठीक है, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा जी, सो बहरहाल हमने एक चीज पे एग्री किया, तीनों सारों ने, दो पार्टीज ने, क्लास एंड टीचर ने, कि इस टाइम, इसी तरह मैं कहता हूँ यार ओके विल हैव अ 20 मिनट्स ब्रेक, और उसके बाद है कि ये भी एग्रीमेंट है। अच्छा, एक मीटिंग हुई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड बैठे, वहां पे उन्होंने एक डिसीजन लिया, आपस में, ये भी एक एग्रीमेंट है, ठीक है। इसी तरह MOUs जो साइन होते हैं वो भी हमारे पास एग्रीमेंट कहलाते हैं। लेकिन वो एग्रीमेंट जिनकी लीगल बाइंडिंग हो जाए, उनको हम लीगल टर्म्स में लेके चले जाएं, तो वो वाले एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। सो बेसिकली तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट ही होते हैं, राइट, लेकिन उनकी लीगल बाइंडिंग होती है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे आपस में एग्रीमेंट्स हैं जिनकी शायद लीगल बाइंडिंग ना हो। फाइन, जो वर्बल होंगे यस। उनकी नहीं होगी। एग्जैक्टली, वो भी एग्रीमेंट है। देखिए, आप मुझे ये बताएं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स
पाकिस्तान में कितने ठेकेदार हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपसे, 2 करोड़ का घर बना के देते हैं आपको, 3 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है ना, सब जबान पे। सो इस तरह बहुत सारे बिजनेसेस जो है ना, मतलब वो एक बंदे की पूरी जिंदगी की 2 नस्लों की जमा पूंजी होती है। वो अपना आबाई घर भी बेचता है, कोई जमीन का टुकड़ा पड़ा होता है वो भी बेचता है, सारा मिला के बड़ी मुश्किल से वो 1.5-2 करोड़, मतलब अगर वो भी कर ले तो, वरना तो 50-60 लाख से बात ऊपर नहीं जाती है। तो वो सारी जमा पूंजी से जबान की उस पर कर रहे हैं ना, एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, करेक्ट। यस सर। सो अच्छा, तो इस तरह की बहुत से, अच्छा विद इन डिपार्टमेंट्स जो मिनट्स इशू होते हैं, जो आपको मेमोज इशू होते हैं, वो एग्रीमेंट्स है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, तो वो भी एग्रीमेंट है, राइट। अच्छा, सो अच्छा, ये इनपुट पे एग्रीमेंट्स को भी देखना लाजमी है। सो अभी तक मैं आगे जाता हूँ EF एंड OPS पे। सो आपने देखा कि मुझे बजट बनाने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर से 2 प्लान और एक बेसलाइन चाहिए। उसके बाद मुझे बेसिस ऑफ एस्टिमेट्स को देखना है, कॉस्ट एस्टिमेट्स को देखना है, स्केड्यूल को देखना है, रिस्क रजिस्टर को देखना है, एंड वो जो 2 अदर हैं जिनको मैं कहता हूँ कि लाजमी समझे हैं, हमेशा है, दैट इज अजम्पशन लॉग एंड लेसन एंड रजिस्टर। इनको देखना है। बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को बाज दफा कंसल्ट करना पड़ जाता है, और एग्रीमेंट्स को भी बाज कंडीशन में कंसल्ट करना पड़ जाता है, राइट। एक सॉरी सर, अस्सलाम वालेकुम सर, क्लास चल रही है सर। सर थैंक यू सर। अच्छा सॉरी, मेरे टीचर की कॉल थी तो मैं आई कुडंट डिनाई। अच्छा, एग्रीमेंट्स, उसके बाद मैंने आप, ये तो सारे एक तरह से आर्टिफैक्ट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, प्लान्स हैं जिनको हम कंसल्ट करते हैं, और कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आपने कंसिडर करना होता है। कुछ उसको हम 2 फैक्टर्स कह लें, एक EF है और OPS है, इनको हम लाजमी कंसिडर करते हैं। EF के अंदर वो तमाम फैक्टर्स जो हमारे बजट बनाने के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पर्टिकुलरली यहाँ पे जो, जैसे आज ये अभी ना, अब हम एक बिल्कुल क्लासिक फेज से गुजर रहे हैं इस वक्त। मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किए थे, कुछ इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अब वो पाकिस्तान की उसने करेंसी में अपने PKR में अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करके, और कोटेशंस जो दी थी वो उसने डॉलर्स में दी थी, और पिछले यू नो विद इन 2 मंथ्स आपको वो अंदाजा हो रहा है कि डॉलर जंप करता जा रहा है, और इधर लोकल जो कॉस्ट है वो भी एकदम से इंक्रीज हो गई है। सो नाउ ही इज इन ट्रबल नाउ, कि सर वो सिर्फ में बैठा होता कहता कि यार आई एम रियली स्टक। मैंने अब उधर कमिट भी कर लिया हुआ है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक तरह से हो गए हुए हैं, और मेरा इंटरनेशनल बिजनेस का आई वाज जस्ट अबाउट टू टेक ऑफ। मैं बहुत अरसे बाद, इतने सालों की मेहनत, 20 सालों की मेहनत, अब मुझे आके मैं अपने पाँव पे खड़ा होने लगा था, और ये सारा हो गया। तो इसी बजट बनाते हुए ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसी तरह फ्लक्चुएशन इन करेंसीज आपके पास, स्पेशली जब आपके प्रोजेक्ट मल्टीपल ईयर्स के हों, तो वहाँ पे ये चीज़ें लाजमी आपको कंसीडर करनी होती हैं बजट बनाते हुए। उसके बाद OPS के अंदर हमेशा याद रखें, OPS में क्या होता है, एक तो प्रोसेस एंड प्रोसीजर एंड पॉलिसीज होते हैं। तो बजट रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस हैं, आपने उनको फॉलो करते हुए बजट बनाना है। और दूसरा ये होता है कि पास्ट प्रोजेक्ट का डाटा, अगर बना बनाए बजट शीट्स कोई पड़ी हुई हैं, कोई एक्सेल शीट्स हैं जिन पे आप बजट बना सकते हैं, तो या आप कोई टेम्पलेट्स पुराने उठा सकते हैं, या फिर आपके पास पिछले बजट पड़े हुए हैं उनको रेफरेंस पे, या फिर आपके जो पुराने लेसन लर्न है उनको हम देख सकते हैं। सो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, लेसन एंड रेपोजिटरी आपका एक पार्ट है। उसके बाद कॉस्ट बजटिंग के टूल्स कोई ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हैं, या बनी बनाई एक्सेल शीट्स ऐसी हैं जो हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होती हैं, तो हम उनको भी करेंगे। और इसी तरह रिपोर्टिंग के जो मेथड्स हैं, स्पेशली बजट रिपोर्टिंग, कॉस्ट रिपोर्टिंग के अंदर, लोग बहुत सारी ना एक कंडीशंस ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले ना वो इस तरह बात करते हैं कि यार इतना बजट होगा तो BPS 17 का ऑफिसर इसको अप्रूव कर सकता है। ठीक है, अब वो कोई भी स्केल होगा, लेट्स से मैं कहता हूँ असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर लेवल पे आप इसको अप्रूव कर सकते हो, ठीक है। और अगर इससे ज्यादा बजट हुआ तो डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर लेवल, लेट्स से 18, 19 जो है वो इसको अप्रूव कर सकते हैं। इससे ऊपर बजट हुआ तो 20th ग्रेड एंड सो ऑन। तो इस तरह के कुछ बजट अप्रूवल्स के प्रोसीजर होते हैं जो आपको देखने होते हैं। इज इट क्लियर? सही कि आई थिंक सब कुछ शुरू में वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया था वहां तक हुआ है। आई थिंक सर ये हम इसकी लास्ट स्लाइड पे थे जिसके अंदर वो आप डिफरेंस बता रहे थे
PM बॉक्स 6 और PM बॉक्स 7 का। हाँ नहीं, जिस वो मैंने पहले बता दिया था, वो मैंने हाँ पहले जी, बता दिया। वो सब कुछ ये वाला भी सर आपने करवाया हुआ है वैसे। शाबाश, थैंक यू सो मच। एक्सपर्ट जजमेंट हुई यस हुई है, सर, मैंने स्टार्ट में बताया था, मुझे लगा शायद आप ही रिपीट करवा रहे हैं। नहीं रिपीट करवाना चाहता था किसी भी सूरत, जब टाइम भी कम है। सर ये वाला अच्छा है, पूरा लेक्चर किया है हमने। ये फंडिंग लिमिट रिकंसिलिएशन भी हो गई, फाइनेंसिंग भी हो गई, ये कर लिया था। ये वाला पूरा लेक्चर किया था। थैंक यू सो मच। 1 घंटे बाद मेरी क्लास जाग गई है। गुड सर मॉर्निंग। वो मेरे बीच में इंटरनेट का मसला हो गया था, मैंने वरना बोला था ये कि हमने ये लेक्चर कर ओके लिया है। ओके, चलें, ठीक हो गया सर अभी यार। आपने अब एक बात की थी ना, वो एक्सचेंज रेट्स और इन्फ्लेशन वाली हम्म, प्राइसेस की। जी जी जी। सर अक्सर ये कहा जाता है कि एक्सचेंज रेट में जो प्राइस इन्फ्लेशन होती है, इंडेक्सेस, वो सारे इनकॉर्पोरेट हो के बनता है। बजट जो है, हाँ हाँ हमारे बिल्कुल ऑफिस ऐसा। में भी एक डिस्कशन चल रही थी इस पे कि प्राइस इन्फ्लेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है इसमें। लुक ऐसा ही है, देखें आप, यही तो वो बात कर रहे हैं कि जब आप बजट बना रहे हैं तो उसको इंक्लूड करना है, उस कंसिडरेशन को सामने रखना है। गेटिंग इट? ठीक, अब मुझे जो आपने अपने फ्रेंड वाली एग्जांपल दी है ना कि उन्होंने डॉलर्स में कॉन्ट्रैक्ट किया था, किया, हाँ हाँ। जी, तो लेकिन अब वो लेकिन हाँ, परेशान है सुने कि सुने मुझे वो बात सुने, समझ नहीं आई कि अगर डॉलर्स में था हाँ फिर तो लुक लुक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। लुक लुक नहीं 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 नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए अ, अगर तो आपका उधर से, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मैंने अपना कोई वो रखा, अपने एस्टिमेट रखे कि मुझे ये चीजें इतने में कॉस्ट पड़ेगी, करेक्ट, ठीक है। इतने में कॉस्ट पड़ेगी, और मैंने अपनी लेबर को इंटरनेशनली मैंने ले लिया कि अच्छा यार इंडिया से एक बंदा उठा लिया, एक बांग्लादेश से उठा लिया, क्यों कर दिया, और उनके साथ मैंने डॉलर्स में कमिट कर दिया हुआ है। अब मेरे अपना लोकल एस्टिमेट एक है और एक इंटरनेशनल वो है, और एट द एंड ऑफ द डे उसे मैंने इन इन रेट्स के सामने देखते हुए मैंने कहा यार इतने डॉलर्स वुड बी इनफ फॉर मी। गॉट इट? अच्छा अब लेकिन जब मैंने वो जो मेरी इंटरनेशनल लेबर है या रिसोर्सेज है, जब मैंने उनको पैसे देने शुरू किए तो अब वो मेरा मार्जिन तो खत्म हो गया दरम्यान से। ठीक है ना? यस, आई एम गेटिंग द पेमेंट इन डॉलर्स, यस दैट इज अ गुड थिंग फॉर मी, लेकिन लेकिन मेरी ये जो उसको कॉस्ट, उस केस में ठीक हो सकता है कि अगर आपके जो एम्प्लॉयज सारी हैं कॉस्ट वो भी लोकल हों। लोकल हो, सारी रिसोर्सेज लोकल हो, एक तो ये है। अच्छा एक और चीज, लोकल भी अगर आपका प्राइस बहुत बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ ये बहुत सारी, आप इफ यू आर डीलिंग इन कमोडिटीज जो डॉलर बेस्ड है, तो जैसे डॉलर बढ़ता है वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। करेक्ट, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होता है सच, है ना, क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ गई ना, बनाने की कॉस्ट बढ़ गई। अच्छा, सो एक तो ये होगा। अच्छा चले खैर, अभी फिर मैं इसके लेक्चर को यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर लेता हूँ, चले एक तरह से रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। लास्ट टाइम ये हुआ था कि आप ने ये बताया था कि एक मसला इशू है PM बॉक्स 6 और 7 का, हमने थोड़ा बहुत वो पढ़ा था, तो लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जो नहीं पढ़े थे, जो आज पहली दफा पढ़े हैं शायद। हाँ मुझे लगता है कि ये हमने पहली दफा ही पढ़े थे। बहरहाल सो बहरहाल अभी आई डोंट थिंक कुछ इसमें रहता है कॉस्ट एस्टिमेशन में। अगर एक चलो मैं फिर भी यार एहतियातन ना एक दफा मुझे देख लेने दे, फिर भी एहतियातन देख लेने दे। वी आर ऑलमोस्ट डन नाउ। मैं आपको अगर कहूँ कि टूल्स एंड टेक्निक सारे हमने पढ़े हुए हैं, आपको भी स्क्रीन नजर आ रही है? नहीं, नो सर। तो मैंने स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर। ओके ओके ओके, बस क्विकली जरा इसको देख लेते हैं। जो मेथड्स, मॉडल्स या टूल्स एंड टेक्निक्स हमने यूज करने हैं, अब हमारे पास इनपुट है, हमारे पास रिक्वायर्ड आउटपुट हमें पता है। नेक्स्ट जो काम करना है, ऑब्वियसली हर प्रोसेस के अंदर मुझे एक्सपर्टीज चाहिए। ठीक है, तो बजट बनाने की भी एक्सपर्टीज मुझे या मेरे पास हो, मेरे टीम मेंबर्स के पास हो, या मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा डिपार्टमेंट या लोग हों, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो मुझे इसमें हेल्प कर सके, या फिर मैं अपने नेटवर्क को जो सोशल नेटवर्क है, मेरा प्रोफेशनल नेटवर्क है, उसके अंदर जाके देखूं वहां पे कोई मुझे हेल्प आउट कर सकता है, या फिर आप एक्सटर्नली कंसल्टेंट्स जो है उनको हायर करते हैं। बट एक्सपर्टीज होनी लाजमी है, चाहे आपके पास हो चाहे कहीं से ले। ठीक है जी। अच्छा, कॉस्ट एग्रीगेशन का क्या मतलब है? ऐड करना आना चाहिए, और वो आपको बॉटम अप अप्रोच में पता है कि एक्टिविटीज की कॉस्ट ऐड होके
फिर वो वर्क पैकेजेस की बनती है और वर्क पैकेजेस को कंबाइंड करके हम कंट्रोल अकाउंट्स बनाते हैं, कंट्रोल अकाउंट को ऐड करके डिलीवरेबल्स को ऐड करके मेरे पास पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट आती है। तो इसको हम कह रहे हैं कि कॉस्ट कैसे एग्रीगेट करनी है, कैसे सम करनी है, ये मेथड आपको पता होना चाहिए। एंड देन डाटा एनालिसिस, इसके अंदर इफ यू रिमेंबर मैंने आपको कहा था कि रिजर्व एनालिसिस इज मेन थिंग, और रिजर्व एनालिसिस जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारा फोकस ये होता है कि कितने कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स एंड कितने मैनेजमेंट रिजर्व्स चाहिए, राइट? यस सर। लेकिन Yes, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका होता है, एग्जीक्यूशन के अंदर अगर हम दोबारा पलट के प्लानिंग में आ रहे हैं तो एट दैट टाइम हम ये भी देखते हैं कि यार कितने कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स हमने रखे थे, कितने उसमें से यूटिलाइज हो गए हैं, बाकी कितने बचे हैं, और नए रिस्क असेसमेंट के मुताबिक मजीद कितने चाहिए होंगे। करेक्ट? कितने हमने रखे थे, कितने उसमें से यूज हो गए, बाकी कितने हैं, एंड अब जो नई रिस्क असेसमेंट है अगर मैं उसको सामने रखता हूँ, लेट्स से बाकी मेरे पास 10,000 पड़े हुए हैं, लेकिन नई रिस्क असेसमेंट कहती है कि हमें 13,000 और चाहिए होंगे अब नए रिस्क आगे में, तो इसका मतलब है मजीद 3,000 मुझे चाहिए। करेक्ट? yes, sir. उसके बाद हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का रिव्यू, ये आपको एक मतलब इसमें बहुत सारे लिखा हुआ है सर तो कि वो 3000 हम किधर से लेकर आएंगे? तो वो फिर आप मैनेजमेंट रिजर्व से मांगेंगे ना। ओके, ठीक यानी है, इसके लिए यानी चेंज रिक्वेस्ट चेंज करनी रिक्वेस्ट, पड़ेगी। एग्जैक्टली ये तब बात हो रही है जब आप प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रिव्यू, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मतलब एक मेरे ख्याल में ये वाली बात हमने नहीं की थी। इसके अंदर लिखा हुआ है जी, वो कुछ है सिंपल मॉडल्स होते हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स मॉडल्स होते हैं। मॉडलिंग के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में हम चीजें पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन आसान बात अगर मैं करूं तो वो ये है कि लेट्स से मैंने अपना पूरा बजट एस्टिमेट किया और वो मेरे पास 13 मिलियन आया। अब मैं ये घर बनाने का बजट कर रहा हूँ लेट्स से, और मैं ये कहता हूँ कि यार 13 मिलियन का मतलब ये है, कोई भी मैं एक अमाउंट लिख लेता हूँ कि 5,000 पर स्क्वायर फीट आ रही है मेरी कॉस्ट, कर की या कुछ भी कोई भी काम कर रहे हैं, पर स्क्वायर फीट मेरी 5,000 कॉस्ट आ रही है। तो मैं इसको कंपेयर कर लेता हूँ हिस्टोरिकली पिछले प्रोजेक्ट्स पे, सिमिलर प्रोजेक्ट्स पे कितनी थी पर स्क्वायर फीट कॉस्ट। तो एक कंपैरिजन देने के लिए, या चले पर स्क्वायर फीट कॉस्ट नहीं भी देता, मैं कहता हूँ यार पिछले सारे प्रोजेक्ट तो 10 मिलियन में हुए हैं, ये मेरे प्रोजेक्ट पे ऐसा क्या हो गया कि ये 3 मिलियन एक्स्ट्रा चाहिए। अभी 2 महीने पहले एक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, वो 10 मिलियन में हुआ है। तो फिर आपको एक कंपैरिजन मिल जाता है कि मेरी कॉस्ट इतनी ज्यादा क्यों जा रही है। ठीक है, फिर आप उसको ट्रेस आउट करने की कोशिश करते हो। अगर तो आपके पास एक जस्टिफिकेशन आ गई है कि यार वो जो 10 मिलियन वाला है उसने नीचे वो जमीन ऐसी थी, उसके नीचे जो है ना आपको लेट से वो नेट नहीं बिछाना पड़ा था, स्टील का वो जो सरिये का नेट होता है, आपको वो नहीं बिछाना, तो हमारी तो सरिये की कॉस्ट इतनी ज्यादा है जो हमने एक्स्ट्रा यूज की है। ठीक है, इफ दैट इज द रीजन तो फिर इट वुड बी जस्टिफाइड। बट इफ यू डोंट फाइंड एनी रीजन, यू डोंट फाइंड एनी डिफरेंसेस, ठीक है, प्राइसेस का भी इतना ज्यादा आप कहते हो यार प्राइसेस ठीक है इतना हो जाएगा, लेकिन 2 महीने में 3 मिलियन का डिफरेंस तो नहीं आएगा ना। तो ऐसी जितनी चीजें हैं वो आप फिर आपस में कंपेयर करते हो विद द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, और उसको भी आप लाइक ठीक है आपके पास खुला बजट है, कोई इशू नहीं है, बट स्टिल यू वांट टू सी कि इससे पहले हम कितनी कॉस्ट लगाते रहे हैं। करेक्ट? Yes. यस सर। अच्छा, अब हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन का जो रिव्यू है, वो जो पुराने एस्टिमेट्स हैं वो ज्यादा रिलायबल होंगे जब हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जो आप यूज कर रहे हैं उसका मॉडल एक्यूरेट है। अब अगर पिछले प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने जो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन सेव की, वो उन्होंने आखिर पे नहीं बैठ के यार प्रोजेक्ट क्लोजर हो रहा है तो मैं ना बस आजकल बड़ा बिजी हूँ, तो वो बैठ के जो है ना बस ऐसे डमी एंट्रियां कर रहे होते हैं। अगर तो इस तरह किया हुआ तो जाहिर है फिर नहीं होगा, फिर एक्यूरेट मॉडल तो नहीं होगा ना पिछले वाला। इसी तरह जो पैरामीटर्स आप यूज कर रहे हैं वो दे आर रियली क्वांटिफाइबल। देखिए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनको आप मैयर कर ही नहीं सकते आराम से। तो अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं पुरानी इंफॉर्मेशन का किसी ऐसे काम का कि यार कितनी एफर्ट लगती है, अब एफर्ट को घंटों में तो आप मैयर कर सकते हैं, लेकिन अगेन प्रोडक्टिविटी कितनी है। 10 घंटे काम किया एक बंदे ने, उसका आउटपुट कुछ और है, 10 घंटे ही काम किया दूसरे बंदे ने, उसका आउटपुट कुछ और है। तो इस तरह के जो कंपैरिजंस हैं वहां पे थोड़ा सा मुश्किल होता है बिकॉज वो क्वांटिफाइबल नहीं होते। हाँ, अगर जहाँ पे
2+2 की तरह या ब्लैक एंड वाइट की तरह चीजें क्लियर हो, मेजरेबल हो, क्वांटिफाइबल हो, तो वहाँ चीजें कंपेयर करना आसान होती हैं। फिर इसी तरह मॉडल्स आर स्केलेबल, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपके जहन में होनी चाहिए। लोग, मैं ये कहता हूँ कि 5 मरले का मैंने प्लॉट बनाया, फॉर एग्जांपल घर बनाया, और उस पे जो है ना मुझे ये प्लाजा खड़ा किया, और उस पे मुझे चले मैं वैल्यू कम ही रखता हूँ, मेरा चलो 5 मिलियन लग गया, ठीक है। तो मैं 10 मिलियन मरले का बनाऊंगा, तो मैं ये नहीं कह सकता मेरा 10 मिलियन लगेगा, और अगर 20 मरले का बनाऊंगा तो मेरे पास जो है ना वो 20 मिलियन लगेगा, ऐसा नहीं है। बाज दफा ये जो मॉडल बनाया हुआ है, ये जो 5 मिलियन की कॉस्ट वो 5 मरला है, ये मॉडल एग्जैक्टली उसी तरह इंक्रीज नहीं होता, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाए तो मैं कहूँगा प्राइस भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ती जाएगी, ऐसा नहीं है। मॉडल्स जो है जितने स्केलेबल होंगे, स्केल अप करना हो तो वो फिट बैठते हो, बढ़ा दें तो भी फिट बैठते हो, कम कर दें तो भी फिट बैठते हो, ठीक है। क्योंकि बाज दफा पर स्क्वायर फीट कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है जैसे एरिया बढ़ता है, बाज दफा पर स्क्वायर फीट कॉस्ट बढ़ जाती है जैसे एरिया बढ़ता है। यू आर गेटिंग इट? यस सर, स्कोप ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्केल से, बिल्कुल स्कोप की बिल्कुल बात ऐसे है। ही, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही। ओके, सो इसी तरह अच्छा लास्ट वो जो फंडिंग लिमिट रिकंसिलिएशन के बारे में तो आपने देख ही लिया होगा, बार बार हमने इसका जिक्र किया। ये टेक्निक भी बजट बनाते हुए अप्लाई करनी पड़ती है। फाइनेंसिंग एक ऐसा ये हमारा मेथड है जो उस वक्त हम स्पेशली इसको कंसीडर करते हैं जब प्रोजेक्ट की फंडिंग या फाइनेंसिंग का अरेंजमेंट भी प्रोजेक्ट का पार्ट हो। डू यू रिमेम्बर इट? हमने शुरू में इस पर काफी बात की थी कि प्रोजेक्ट बाज दफा वैसे तो फाइनेंस स्पॉन्सर हमें पैसा दे रहा होता है, लेकिन बाज दफा प्रोजेक्ट अगर आप खुद कर रहे होते हो तो आप उसका फाइनेंसेस अरेंज करना भी आपका अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, करेक्ट। और वहां पे फिर सोर्सेज ऑफ फंडिंग क्या होगी ये भी आपको देखना है। मसलन अगर आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जैसे आप बिल्कुल अपने अपने इंडिविजुअल लेवल पे आप सोचें कि मुझे घर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार 2 लाख उधर से आना है, तो यार पहले महीने आ जाएगा तो चलो इधर काम हो जाएगा। उसके बाद 6 लाख जो है ना मुझे फलां पेमेंट आनी है, 7 लाख मुझे दोस्त ने कहा हुआ, अल्लाह करे ऐसे सारे कोई अच्छे अच्छे दोस्त हो वो दे देगा, ठीक है, और वगैरह वगैरह। तो अब आपके ये सोर्सेज ऑफ फंडिंग ही बता रहे हैं ना आप कि किस वक्त कहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन भी यही देखती है कि मेरे फलां जगह से पेमेंट्स आनी है, फलां जगह पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट मेच्योर हो रहा है, फलां पार्टी से हमारी पेमेंट फंसी भी है वो रिलीज हो जाएगी। सो इस तरह आप सोर्सेज ऑफ फंडिंग भी बाज दफा देखते हो, करेक्ट। सर फंडिंग और Yes. फाइनेंसिंग में डिफरेंस क्या एग्जैक्टली? डिफरेंस है फंडिंग, वैसे फाइनेंसिंग जो है ना वो इट इज अबाउट हु विल बी द सोर्स ऑफ फंडिंग मेनली, ठीक है। मसलन मैं अपने पैसा जो प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा चाहिए मैं वो कहाँ से लूंगा, क्या मैं बैंक से ले रहा हूँ, क्या मुझे ऑर्गेनाइजेशन दे रही है, मेरा दोस्त दे रहा है, या मैं सेल्फ फाइनेंस करूंगा, ये हो गया फाइनेंसिंग। फंडिंग का मतलब है एक्चुअली रिलीजिंग द फंड्स। फॉर जो एग्जांपल आपके मैंने पास आ गए हैं। आगे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कमिट किया, सबको गवाह बना के कह रहा हूँ, ये सिर्फ एग्जांपल के तौर पे कमिट कर रहा हूँ कि 10 मिलियन मैं आपको दूंगा, आप प्रोजेक्ट शुरू करें, आपको फंड्स मेरी तरफ से मिलेंगे, राइट। तो ये मेरी फाइनेंसिंग का अब आपका अरेंजमेंट हो गया। अब किस किस टाइम पे मैं आपको पैसा एक्चुअली रिलीज करता जाऊंगा, दैट इज एक्चुअली आई विल बी फंडिंग द प्रोजेक्ट। जिस तरह वो 2 मिलियन की लिमिट लगी थी। हाँ 2 मिलियन अभी दिया, फिर 3 मिलियन दिया, फिर 5 मिलियन दिया, जो भी जैसे जैसे पैसा रिलीज किया तो ये फंडिंग हो रही है। ओके। सर ये द अदर वे अराउंड नहीं बताया था आपने लास्ट टाइम नहीं 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 कि नहीं, नहीं यही फंडिंग में ये- सोर्स बताते हैं और फाइनेंसिंग एक्चुअल होता है। नहीं 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 यही बताया था मैंने, आप वो स्लाइड पे लिखा हुआ है लेक्चर 8 या 7 9 था मेरे ख्याल में, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है सर, सही है। Okay. So ये था determine budget process. Now let's take a break. We have wasted actually 1 hour. आज इस पे हम बहुत कुछ और कर लेते, नया सीख लेते। तो अब हम आपकी सजा ये है कि हम 10:40 पे दोबारा रिज्यूम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ठीक है सर। सही है सर। ओके सर। Okay. अच्छा प्लीज लॉग आउट ना कीजिएगा, सिर्फ साइलेंट करके चले जाए, म्यूट करके चले जाए, वरना फिर वो लॉग इन करते करते 2 घंटे लग जाते हैं। ओके सर। सर ठीक है ना, ओके, अल्लाह हाफिज। 10:40 पे मैंने शार्प स्टार्ट कर देना। ओके सर।